जिंदगी के रंग हजार और तेरा प्यार, दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई, हर खुशी सिमट के तेरा साथ बन गई। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है पैशन का लाल रंग। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जिनकी जिंदगी का हर पन्ना एक नई मंजिल की कहानी कहता है। कभी मोटरसाइकिल की गूंजती आवाज के साथ हिमालय की ऊंचाइयों को नापते हैं, तो कभी कार से निकल पड़ते हैं भारत के कोने कोने की ओर। उनके लिए ट्रैवल सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि जीवन का तरीका है। अ वे ऑफ लिविंग, ए वे ऑफ डिस्कवरिंग वनसेल्फ। 37 साल का अनुभव हर्बल दवाइयों के क्षेत्र में, और उतने ही साल सफर, सीख और अनुभव के भी। आज हम बात करेंगे उनके ट्रैवल पैशन की, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज की, और उन कहानियों की जो सिर्फ मैप्स पर नहीं दिल में बसती हैं। तो आइए मिलते हैं उस मुसाफिर से जिसके लिए हर रास्ता एक नई कहानी है। स्वागत कीजिए दीपक त्रिगुनी जी का। दीपक जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आलोक जी। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपने पैशंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, और अपना अनुभव थोड़ा बहुत जो मेरा रहा है किसी के काम आए, इससे अच्छी बात क्या है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सफर में बीता है, लिटरली एंड मेटाफोरिकली बोथ। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। ये ट्रैवलिंग का जुनून शुरू कैसे हुआ, कुछ ये बताइए आप तो हमारे के साथ शेयर कीजिए। देखिए, ऐसा है कि ये एक सोच है। सोच जैसे कि ये सोच तो मेरी, खैर मैं जब 15-16 साल का हो गया था तब थोड़ा बहुत मैं समझने लग गया था कि ट्रैवल क्या होता है। जैसे हम लोग जन्म लिया है अर्थ पे, धरती पे, तो वी आर एज ए टूरिस्ट। तो मुझे ऐसा लगा कि जब हम एज ए टूरिस्ट आए हैं और वापस जाना है, तो इधर क्या क्या जगह हैं वो देख ले। जैसे लोग शिमला जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, साउथ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो अपनी टिकट करवाते हैं, वापस आते हैं और वहां की चीजें देखते हैं। तो बस अर्थ पे, अपना इस प्लेनेट पे क्या चीजें हैं देख ले, बस यही एक मोटिव रहा और उसको पैशन बनता चला गया। और कुछ ऐसा भी है कि शायद मेरे पैर में चक्र रहा। 3 दिन का था कि मैं अपने मामा की शादी में चला गया था। सो बस अब वो चक्र तब से चला ही जा रहा है और मैं उससे बहुत खुश हूँ। तो ये पैशन थोड़ा सा है। ब्यूटीफुल। मतलब ये आपकी सोच भी बड़ी गजब की है कि भाई हम दुनिया में आए हैं तो यहाँ भी तो हम टूरिस्ट की तरह ही हैं, तो क्यों ना उसको एक टूर किया जाए, इसको रिटर्न टिकट है साहब, हम सबके पास रिटर्न बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल रिटर्न टिकट है। बस हमें पता नहीं है उसकी डेट, लेकिन टिकट पे डेट भी डली हुई है, टाइम भी डला हुआ है, टाइम भी डला हुआ, बोर्डिंग कार्ड तैयार है। बिल्कुल सही बात है, मजा आएगा। डेट है सर उसकी। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो आप जब अभी बता ही रहे थे कि आप 3 दिन की उम्र से ही ट्रेवल कर रहे हैं, तो क्या कोई ऐसी चाइल्डहुड मेमोरी है जो आज भी आपके दिल के करीब है? उस थोड़ा सा गोता लगाइए अपनी यादों के बीच में और कुछ उससे निकालिए। क्या होता था आलोक जी, मेरे घर में रिलेटिव्स बहुत आते थे। मेरे फादर प्रोफेसर थे एम्स में, तो मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स आते थे। तो जैसे कि वो घर में कहते हैं ना, बुआ ताऊ चाचा है, कहते चलोगे घर हमारे, तो मैं अपना सामान बांध लेता था। मैं उसको रियलिटी मानता था। वो चाहे अच्छे में पूछते थे, कैसे भी पूछते थे, और मैं अपना बैग लेके तैयार होता था, क्योंकि मुझे ये आनंद आता था कि उनके घर तो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर सफर रहेगा, एक ट्रैवल्स रहेंगे, कि मैं बस में बैठूंगा, गाड़ी में बैठूंगा, कुछ देखूंगा। तो वो एक पैशन हमेशा रहा मेरे को। तो मतलब चाइल्डहुड के अंदर और क्या था कि मेरे जो और हिल्स और ये जो
एग्जॉटिक ट्रेवल्स हैं वो मेरे को शायद इसलिए आई कि हम लोगों ने एक अपने ताऊजी के साथ कुल्लू के अंदर ऑर्चर्ड लिया था अर्ली 70s में। ओके ओके। तो हम पिताजी भी मेरे ट्रैवलर रहे, और तो उसमें ये होता था कि हम लोग बस से जाते थे कुल्लू, और उस समय के रोड्स और उस तरह की वो मंडी से और कुल्लू तक की रोड्स आज भी थोड़ी ठीक नहीं है। तो वो जो एक्साइटमेंट मिलता था, वो जब मैं नदी देखता था, जो पहाड़ देखता था, तो बस वो एक ऐसा हो गया कि मेरा एक संबंध हो गया उसके साथ। हाँ, सो ये बचपन में मतलब मेरी जहाँ मेमोरी जाती है, मैं 7-8 साल 9 साल का हूँगा, तब से मेरे को वो रोड ट्रिप्स पे मेरे फादर भी मुझे सी शोर वगैरह और ये सब LTC मिलता था, हम लोग पिताजी जाते थे, तो बस वेट करते थे कि घर से कब बाहर निकलें। और मेरे पिताजी तो मुझसे बड़े ट्रैवलर रहे। 67 में एक वेस्पा पे बैठ के मेरी मदर और हम 3 भाई, उसके साथ एक बैग, 300 किलोमीटर दिल्ली से लेकर हमारे गांव तक, आगरा से आगे है। सोचिए उस जमाने में 67 में। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वेस्पा पे करीब 2-3 सवारी आप बता रहे हैं, मत बैठ गई। नहीं, मेरी मदर, मेरे फादर, हम 3 भाई और एक छोटा बैग। माय गॉड। तो मेरी ट्रैवल्स तो उनके सामने कुछ भी नहीं है सर। और वो भी वेस्पा पे, राइट, पहले वेस्पा हुआ करता था उस जमाने में। जी, 2 ही स्कूटर थे, लैम्ब्रेटा और वेस्पा। जी, वेस्पा था उस समय। चलिए फिर आपके अगले पैशन की तरफ आते हैं, अब असली पैशन की तरफ आते हैं। आपने भारत के लगभग सभी ऊंचे पहाड़ी दर्रे पार किए हैं, ये तो खैर अमेजिंग है। तो क्या आपको इन जगहों में कोई ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्शन सा लगता है, या कोई खास खिंचाव सा महसूस होता है कि बार बार आप उस तरफ चले जाते हैं, कुछ ऐसा भी है क्या? देखिए, एज फार एज स्पिरिचुअल, तो सारी चीजें स्पिरिचुअली होती है। जैसे कि क्या कहते हैं ना कि वो ये शुरुआत उधर से शुरू हुई थी कि माता के दर्शन जो वैष्णो देवी में, वही जाता है जिसका बुलावा आता है। बिल्कुल सही। नहीं तो आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, नहीं पहुंच पाते। जी। तो शायद स्पिरिचुअली पहाड़ और ये जो नेचुरल ब्यूटी है, मेरा कुछ अटैचमेंट है, मुझे बुलाते हैं और मैं चला जाता हूँ। तो और कई बार ऐसा होता है कि अटैची बंदी रह जाती है और नहीं जा पाते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, सो स्पिरिचुअली तो अटैचमेंट है ही है, और यही एक चीज है कि जिससे आनंद मिलता है। ओके। नहीं तो रोड नापना तो बहुत आसान है साहब, गाड़ियां चलाते हैं लोग, मुझसे ज्यादा चलाई होंगी, लेकिन वो भाई ड्राइवर्स होते हैं, बस चला रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, एरोप्लेन चला रहे हैं, उससे ज्यादा ट्रेवल किए हुए हैं। लेकिन उसमें ये जो आपने वर्ड यूज किया, स्पिरिचुअल चीज कहीं नहीं होती उसमें। खिंचाव है, एक अट्रैक्शन। ऑब्वियसली बहुत बढ़िया सी आपने एग्जांपल दिया कि भाई गाड़ियां तो सारे ड्राइवर्स भी चलाते ही हैं, सड़क नापते ही हैं, लेकिन उसमें जो आनंद की प्राप्ति है वो तो उनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी कर रहे हैं। जी। ये भी एक गॉड गिफ्ट है सर। मैं अपनी तो कोई तारीफ करूं, लेकिन ये एक है, जीन्स में है या है कुछ जो कि खींचता है साहब, बिल्कुल खींचता है। अगर मैं 4 दिन घर में बैठा होता हूं तो मेरा कुछ कहीं से बुलावा आना शुरू हो जाता है। हाँ, कुछ बेचैनी सी हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। और इसको मेरी वाइफ ने बहुत अच्छा समझा और वो कोऑपरेट करती है, एंड शी अलाउज मी एंड शी। बिल्कुल अभी उनके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल बात करते हैं। जी। आप बताएंगे वो कैसे सपोर्ट करती हैं आपको। अच्छा, आपने बाइक और कार दोनों से ही यात्राएं की हैं, आपके हिसाब से इन दोनों का ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसे अलग होता है? और साथ में मुझे को ये भी बताइए, आपकी फेवरेट बाइक और कार कौन सी है? वो मैं अब तक अब पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, अगर मैं कार की बात करूं तो मैंने अभी तक कम से कम 9 कारें बदल चुका हूं, और 8 लाख किलोमीटर से ऊपर गाड़ी चला चुका हूं। 8 लाख किलोमीटर से ऊपर? वो मेरे पास लॉक्ड है। ओके। और गाड़ी का भी अपना मजा है। इसका मतलब अगर कोई विश्लेषण करेगा तो इसमें एक ही चीज है कि जैसे कोई एरोप्लेन चलाता है और कोई हेलीकॉप्टर चलाता है, बस दोनों चीजों में यही फर्क है। क्योंकि मैन्युवरिटी जो होती है ना, एरोप्लेन की टोटली डिफरेंट है और एक हेलीकॉप्टर की टोटली डिफरेंट है।
अच्छा अच्छा अच्छा। उसको दूसरा ऐसे लिख कर लेने कि 4 पहिए तो मतलब कि एक आर्मर्ड व्हीकल या टैंक में भी होते हैं और गाड़ी में भी होते हैं, लेकिन सिर्फ उसकी मैन्युवरटी का फर्क आ जाता है। ओके। तो जो हेलीकॉप्टर में थ्रिल मिलती है वो हवाई जहाज में नहीं मिलती, और जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं हेलीकॉप्टर में हवाई जहाज में नहीं होते। तो इन दोनों का, क्योंकि यू आर मोर एक्सपोज्ड ऑन बाइक देन इन 4 व्हील। सही बात है, सही बात है। हाँ, सो इसका क्योंकि जो घरघराहट आपको मिलती है वो एक हार्ट बीट के साथ मैच करती है अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो। और गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी कंपनी हो, अच्छे गाने चल रहे हो, उसकी जर्नी की बात ही अलग है साहब। दोनों एक्सपीरियंस अलग है। लेकिन बताइए, आपने खास बात बताई थी, मैन्युवरटी जो है वो बहुत ही है, बहुत ही मोटरसाइकिल में बहुत ही, आप कहीं भी मोड़ लो, कहीं भी कैसे चले जाओ, कहीं भी पार्क कर दो। गियर का सिस्टम अलग है, गियर का सिस्टम अलग है, बैलेंसिंग है, आपको अपना यू हैव टू फोकस, बहुत सारी चीजें हैं। फिजिकली आपको बहुत ज्यादा फिट होना पड़ता है उसके लिए। बिल्कुल सही बात है। जी जी जी। तो जब आप किसी नई जर्नी की प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? डेस्टिनेशन, रूट या कंपनी? इन तीनों में से किस तरह से डिसाइड करते हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने बोला, आई एम अ ट्रैवलर, तो हर जगह नई जगह है मेरे लिए। तो उसके अंदर जो भी प्लेस है वो मेरे लिए डेस्टिनेशन है, जो नहीं देखी हुई। क्योंकि वो तो देखकर ही मैं बता पाऊंगा कि उसके अंदर मेरे को कितनी अच्छी लगी या व्हाट आई लाइक मोस्ट आउट ऑफ इट। और वो डेस्टिनेशंस अच्छी होती है जहां मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। उसके अंदर रूट भी अच्छा होता है। उसके अंदर जैसे लेह लद्दाख है, मैं 4 बार कर चुका हूँ। ओके, अच्छा। स्पीति 2 बार कर चुका हूँ, क्योंकि उधर की जो ब्यूटी है, हम आंख में कितनी भी भर ले, वो दोबारा जाते हैं तो फिर नहीं लगती है। फिर नहीं लगती, बिल्कुल सही। फिर लगता है। और कई जगह होती है कि जो एक बार वो आते हैं तो दोबारा जाते हैं तो वो मजा नहीं आता, थकान रहती है। तो फर्क तो है, ये ऑरा का फर्क है, ये उस जगह की जो हर प्लेस की अपनी ग्रेविटी है। क्या होता है सर, हर एक की अपनी ग्रेविटी है सर। जैसे क्या होता है कि अगर एक रेस्टोरेंट के अंदर कुर्सियां पड़ी हुई हैं, तो अगर उसका डेटा निकाला जाएगा तो कुछ कुर्सियां हैं जिसपे सभी लोग ज्यादा बैठते हैं, और कुछ कुर्सियां होती है जिसमें कोई नहीं बैठता। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो यही प्लेसेस, हाँ, तो ये रिपीट, मैं अच्छी जगह 50 बार रिपीट कर सकता हूँ, मुझे कोई थकान नहीं होती कोई। तो ऑल आर डेस्टिनेशंस, जो और नहीं देखी वो तो मेरे लिए है ही है, वो तो है। सही बात, सही बात। दोज आर माय डेस्टिनेशंस। तो चलिए, इस बढ़िया से सफर के लिए, डेस्टिनेशन, रूट और पहाड़ों के सफर के लिए हम यहाँ रुक के एक गाना सुन लेते हैं आपकी इस जर्नी के नाम पे, और एक गाने का आनंद लेते हैं। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। तेरे रूठों पे है हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों पे है जुल्फ की बदलियाँ, तेरे दामन की खुशबू से महके चमन, संग मरमर के जैसा ये तेरा बदन। हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना।
बंधन है प्यार का, देखो टूटे न सजनी। ये जन्मों का साथ है, देखो छूटे न सजना। तेरे आंचल की छांव के तले मेरी मंजिल मुझे मिल गई। तेरी पलकों की छांव के तले मोहब्बत मुझे मिल गई। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई। मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। जी करता है साजना, दिल में तुमको बिठा लो। आ मस्ती की रात में अपना तुमको बना लूं। उठने लगे हैं तूफान क्यों मेरे सीने पे ऐ सनम। तुम्हें चाहूंगा दिलो जान से, मेरी जाने जा तेरी कसम। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आगे हम कहाँ ऐ मेरे जाने जा। इन बहारों में दिल की कली खिल गई। मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। मेरी जाने जा, मेरी चांदनी, जिंदगी आज कोई प्यार की रागिनी। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ऐ मेरे साजना। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। ऐ मेरे साजना। तो वेलकम बैक दीपक जी। अब जी। ये बताइए कि जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में सफर करना आसान नहीं होता, नॉर्मली ये मानते हैं हम लोग, तो क्या कभी किसी ऐसी मुश्किल या खतरनाक स्थिति का भी आपको सामना करना पड़ा है? कोई ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं आपके साथ में? अगर कोई है तो ऐसा बताइए हमारे को। देखिए क्या है कि हाई ऑल्टीट्यूड मैंने 2017 से शुरू किए थे। ओके। मतलब जो पहले कुल्लू उल्लू गए वो अपने छोटा था, लेकिन 2017 और फिर जो मैंने रिपीट किया वो 2022 में लेह लद्दाख किया। इस 5 साल के अंदर रोड्स बहुत अच्छी बन गई, थैंक्स टू, अच्छा। मैं एम नॉट बीइंग पॉलिटिकल, लेकिन थैंक्स टू गडकरी एंड मोदी जी। अच्छा। बहुत बहुत बढ़िया रोड्स कर दिए हैं ओके, इधर ओके। लेह लद्दाख के अंदर। अच्छा। तो जर्नी इज वेरी सिंपल दीज डेज। लेकिन हाँ 2018 2000 उससे कोविड टाइम से पहले की जो रोड्स थी वो टफ थी, ओके। बहुत ज्यादा। अच्छा। और खतरा तो था, ऐसा नहीं है। हमने एक बहुत, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था हमने लिम्का वालों से एक स्पॉन्सरशिप करवाने की कोशिश की थी। मेरे फ्रेंड की एक विलीज 4x4 थी। अच्छा। तो वो सब कुछ कर रहे थे लेकिन गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं कर रहे थे। वो ये कहते थे कि अगर आपकी गाड़ी किसी दर्रे में फंस गई या कहीं हो गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, क्योंकि उस जमाने के अंदर वन वे होता था, जो आर्मी रूट्स होते थे, और दर्रे में अगर खराब हो गई तो ना वो टोचन हो पाती थी ना रिपेयर हो पाती, उसको दर्रे में गिरा दिया जाता था। अच्छा। अच्छा। जी 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 ये तो जी बहुत ही क्योंकि आप उसको कहीं ले जाए, एयरलिफ्ट होती नहीं थी, आप उसको टोचन कर नहीं सकते थे। तो दैट वाज अ बिग 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 इशू, बहुत अच्छा। बड़ा इशू था वो। ओके। तो एनी हाउ अब तो बहुत अच्छी रोड्स हैं। और एक बार मैं आपको, जो आपने पूछा कि इंसिडेंट, मैं अपने 2 मित्रों के साथ मोटरसाइकिल पे पैंगोंग लेक से हानले गांव की तरफ
चला था। ओके। और अभी ये जो एक पिक्चर आई है ना 120 सोल्जर्स, हाँ 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 आपने, हाँ हाँ। तो उसमें ये रीजांगला का है ये ओके। मैटर। अच्छा। तो जब हम लोग, एक तो रास्ता रोड से निकल जाइए, एक होता है पैंगोंग में जो आप डेजर्ट एरिया जिसको चुंगथांग वैली कहते हैं, चुंगथांग वैली कहते हैं, चुंगथांग वैली, अच्छा, चुंगथांग वैली कहते हैं। तो उसके अंदर ये रिजांगला पड़ता है। अच्छा। और आप एक साइड पर चाइनीज हिल्स भी देख सकते हैं, और हमने काफी पोस्ट भी देखी। अच्छा। तो जब ये बन रहा था मेमोरियल, तब मैंने देखा, और जब मैं दोबारा गया तब बन गया था। तो मेरे पास दोनों की फोटोग्राफ्स है जो बन रहा था। और एनी हाउ, तो इसमें हम लोग रास्ता भूल गए थे सर। अच्छा। अब ये क्या होता है कि वहां इतने सारे टायर मार्क्स होते हैं कि आपको ये आइडिया नहीं होता कि ये घूम रहा है या ये सीधे जा रहा है, और फ्लैट वैली है। ओके। और कुछ दिखता है नहीं, डायरेक्शन लॉस हो जाता है। अच्छा। तो हमें करीब 2 घंटे लगे थे। हम, एक आदमी इस डायरेक्शन में जाता था, पता करके कहता कि ये बंद है, फिर वो हम एक आदमी इस डायरेक्शन में जाता। जहां हम खड़े थे उधर से कोई हिलता नहीं था, एक जना 2 जने जाते थे, पता कर आते थे, फिर वापस आते थे। तो 2 घंटे बाद हमको सही रास्ता मिला और हम निकल पाए। और सनसेट होने लगा था, क्योंकि वहां पर जो भी है वो सनसेट से पहले पहले पहुंचना ऐसी जगहों पे बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत गिर जाता है। और मोटरसाइकिल पर, गाड़ी हो तो आप तब भी कुछ कर सकते हैं, मोटरसाइकिल पर ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। आर्मी वाले और ये सब अलर्ट करते हैं हमको इस बारे में। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है। तो अब तो इतनी मोटरसाइकिल है, इतने जाते हैं कि आपको क्रॉस करता है। जिस समय मैं गया था हार्डली एक आध जना क्रॉस करता था। अब तो भीड़ की भीड़ है वहां पर। अब तो थिंग्स हैव चेंज, बट दैट वाज टेरिफाइंग जो आपने पूछा था ना उससे। बिल्कुल टेरिफाइंग। बाकी तो छुटपुट चीजें तो होती रहती हैं। घबराहट तो होती है बिल्कुल ऐसे। हाँ, सनसेट से पहले पहले पहुंचना बहुत जरूरी होता है सर। जी जी जी। तो अब जैसे कई बार ऐसे भी आपके साथ होगा, मौसम बहुत अचानक खराब हो गया, बाइक में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो अब इस तरह की इमरजेंसी को आप कैसे संभालते हैं? तो टेक्निकली आप सारा किट साथ लेके चलते हैं या क्या करते हैं? कैसे? देखिए, अब देखिए, किट विट हम सब लेकर चलते हैं, जैसे सारी चीजें होती हैं हमारे पास। और अब तो जो क्लाइमेट अलर्ट्स हैं उसके लिए बहुत सारे एप्स हैं। ओके। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आई स्टडी देम वेरी वेल। मेरे ये ट्रैवल से बहुत पुराना, क्योंकि मैं जब अमेरिका वगैरह घूमता था आज से 20-25 साल पहले, तो वो लोग अपने ट्रैवल से पहले हमेशा वेदर देखते थे। ओके। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हैं तो वेदर चेक कीजिए। तो लेकिन हमारे पास उस समय इतने सारे सैटेलाइट्स इक्विपमेंट्स नहीं थे। लेकिन अब हमारा बहुत 10 साल से 8 साल से सटीक मामला हो गया है। ओके। तो मेरी एडवाइस हमेशा ये रहती है कि वेदर देखकर निकलें। अच्छा। हमेशा। तो मैं हमेशा वेदर देखकर निकलता हूं, और हमेशा ये कोशिश करता हूं कि मैं वेदर से क्लैश ना करूं। एक बार मुझे करीब 36 घंटे मोटरसाइकिल चलानी पड़ गई थी बरसात में, लेकिन ऑप्शन ही नहीं था कोई, क्योंकि मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स। 36 घंटे चलाई? मतलब कि एक दिन चलाई, फिर अगले दिन चलाई, फिर उसके अगले दिन। हम लोग दिल्ली से स्पीति जा रहे थे, और मेरे इंग्लैंड से दोस्त आए हुए थे, उनकी फ्लाइट थी वापिस, तो मेरे पास कोई चारा नहीं था। ओके। तो इट वाज रेनिंग थ्रू आउट, और हम रोज अपने मतलब के कपड़े सुखाते थे, जूते सुखाते थे, और अगले दिन फिर बरसात में निकल जाते थे। और पहाड़ों में हाई ऑल्टीट्यूड में बरसातें नहीं होती हैं। ओके। तो एक बार हम स्पीति ऑल्टीट्यूड पे आ गए थे, तो फिर ठीक है। चलिए, जी। तो अभी बताइए, जैसे आप ज्यादातर सोलो राइड्स पसंद करते हैं या फेलो राइडर्स के साथ जाना ज्यादा अच्छा लगता है? तो ये कितने लोगों का ग्रुप होता है आप जब भी मोस्टली बाइक पे जब जाते हैं? देखिए, दोनों का अपना अपना मजा है आलोक जी। जी। जब आप अपने आप सोलो करते हैं तो आप अपने आप को पहचानते हैं, और जब कंपनी में चलते हैं तो दूसरे को पहचानते हैं। वेरी गुड, वेरी वेल सेड, बहुत बढ़िया। तो कंपनी में सबसे बड़ा एडवांटेज जो मिलता है वो ये मिलता है कि जब हम अपनी जर्नी ब्रेक करते हैं, रात को बैठते हैं, तो हम उस चीज को डिस्कस कर पाते हैं, हम उस चीज का मजा ले पाते हैं। सही बात। सोलो के अंदर बस ये है कि आप अपने आप में हैं,
और फोन पे कुछ डिस्कस कर ले, नहीं तो अपना जो दिनचर्या है उसको वाइंड अप करके सो जाइए। हाँ, लेकिन कंपनी का अपना मजा है, लेकिन कंपनी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो वो कंपनी आपको दुख भी दे सकती है। ये तो बिल्कुल बहुत सही बात है, बहुत सही। लाइक माइंडेड होना चाहिए, लाइक माइंडेड होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आपने दीपक जी कई बाइक रैलियां भी आयोजित की हैं, मतलब ऑर्गेनाइज की हैं, तो इन रैलियों को ऑर्गेनाइज करना कैसा होता है? इनमें कोई मेमोरेबल रैली हो उसके बारे में बताइए। देखिए, ये मेरे एक मित्र करते थे, मैं उनके साथ ज्वाइन कर लिया, दिल्ली के थे जी। तो वो इंग्लैंड से उनके साथ मित्र आते थे और वो करते, हमने लेह लद्दाख किया, वियतनाम किया, और फिर कोविड टाइम के बाद ये थोड़ा, मतलब कोविड टाइम से थोड़ा पहले किया था, फिर बाद में किया, फिर स्लो डाउन हो गया क्योंकि वो हमारा वो लिमिटेड ग्रुप था। अब उसमें से 2-4 मेरे आते रहते हैं दोस्त। और ऑर्गेनाइज करने में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती हैं सर। अच्छा। आपकी आइटिनरी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है कि जो अपने फॉरेनर्स होते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम एंड कमिटमेंट्स। ओके। उनका माइंडसेट है, हमारा थोड़ा इंडियंस में हम स्लो है इस मामले में, लेकिन हाँ, तो उनकी कमिटमेंट्स होती हैं, तो वी हैव टू बी वेरी श्योर कि हम इतने बजे चले, इतने बजे पहुंचे, और हमारे स्टेज ठीक हो, मोटरसाइकिल अच्छी हो, बैकअप अच्छा हो, सारी चीजें हो। तो ऑर्गेनाइज करने में भी मजा आता है। जैसे मैं लीड करता था, तो लीड जो मैं करता था, मुझे रैबिट बुलाया जाता था। रैबिट? अच्छा। रैबिट, ओके, खरगोश। अच्छा। और जो मेरे मित्र थे वो पीछे चलते थे, उनको शेपर्ड बुलाया जाता था। ओके। तो जैसे कि रेस होती है ना घोड़ों की, कुत्तों की, जैसे डॉग रेस होती है, तो उसमें एक रैबिट बांध दिया जाता है, उसको फॉलो करते हैं। ओके। तो मेरे से आगे कोई नहीं जाता था। और शेपर्ड डॉग होता है, जैसे कि शीप को लेकर वो चलता है सारा, वो जब तक वो सबसे पीछे चलेगा और सारी शीप को लेकर चलेगा। ओके। तो वो शेपर्ड, तो उसके पीछे कोई नहीं रहेगा। ओके। तो हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग और ये उसका मजा अपना है जो ट्रैवल्स करते हैं। अभी मैं एक रोर करके एक ग्रुप है लखनऊ में, उसमें भी 25-30 लोग हैं। हम लोग अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट राइड्स या थोड़ी बहुत लंबी राइड कर आते हैं। तो ये भी एक अच्छा सोशल कनेक्टिविटी है। कभी हम अपनी गैदरिंग कर लेते हैं। So, but I have stopped doing मतलब organizing trips now. अब मैं अपनी ट्रेवल्स और enjoy the company. नहीं बात है। अच्छा, मैं वैसे बाय द वे ऑफ द कप पूछ रहा हूँ, तो आप जब ये रैली में चलते हैं तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं? कोई आप लोगों के पास सारे ट्रांसमीटर रिसीवर्स वगैरह होते हैं क्या? हाँ। देखिए क्या है कि अभी इंडिया में अभी हमारे जो राइडर्स हैं वो उतना नहीं उसमें पैसा खर्च करते, नहीं तो ये एक इंटरकॉम आता है। ओके। जो हेलमेट में फिक्स हो जाता है। अच्छा। और वो इंटरकॉम 2 चीजों से लिंक्ड होता है, एक आपके फोन से और आपके राइडर से। तो कई तरह के आते हैं जिसमें 6 राइडर अटैच कर सकते हो, किसी में 8 होता है, किसी में 12 होता है। तो उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। हाँ, तो मेरे पास 2-3 तरह के हैं जिसमें कंपैटिबिलिटी पहले तो 1 से 1 होता था, अब यूनिवर्सल आने लगे हैं कि सबसे हो जाता है कनेक्ट। तो जैसे मैं अपनी वाइफ के भी साथ चलता हूँ तो वो उनका भी अलग है, मेरा भी अलग है, तो हम दोनों आपस में बात कर पाते हैं। मतलब तो वो कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मतलब बेतार के तार से जुड़े रहते हैं आप सब लोग। जी। और हम पैरेलली अपने साथ वॉकी टॉकी भी रखते हैं। अच्छा, वॉकी टॉकी भी रखते हैं। ओके। हाँ, ट्रैवलर्स को हम एक वॉकी टॉकी पकड़ा देते हैं। जैसे लेह लद्दाख के अंदर कनेक्शंस नहीं होते। ओके। अच्छा। हाँ, 5 किलोमीटर तक की रेंज होती है। तो अगर कोई आगे पीछे हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो 5-6 किलोमीटर के अंदर अंदर हम अपने एक दूसरे से बात कर पाते हैं। नहीं, सही बात है। और वैसे भी हम अपने सबको दे देते हैं, हर एक कोई अपने अपने रूम में रख लेता है। और अगर आप एक को मैसेज देते हैं, सबको मिल जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कम्युनिकेशन मेक्स वेरी इजी। तो चलिए, इस कमिटमेंट और डिसिप्लिन और कम्युनिकेशन के नाम में रुक के एक गाना सुन लेते हैं हम लोग। जी जरूर। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे,
जागे हम, फिक्रें जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। ओहो अब तो जो भी हो सो। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। हाँ, तो वेलकम बैक दीपक जी। अब जैसे अभी आपने बताया कि आप अपनी पत्नी से भी कम्युनिकेट करते हो, तो अगला सवाल मेरा उन्हीं से रिलेटेड है कि आपकी पत्नी और आपका परिवार आपकी यात्राओं में कितना सपोर्ट करते हैं, कितना सहयोग करते हैं? क्या वो भी कभी कभी आपके साथ रोड ट्रिप्स पे जाते हैं, चलते जी हैं साथ साथ? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है, जब मेरी शादी होने वाली थी तो मैं अपनी वाइफ से लखनऊ मिलने आया था और बता दिया था कि मेरे साथ दोस्त लोग हैं और मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, इसमें अगर दिक्कत ना हो तो हम शादी करेंगे। अरे भाई बड़ी प्री कंडीशन थी। एंड शी सेड दैट कि शी आल्सो लाइक्स ट्रैवलिंग, और वो दिन है और आज भी है। वो मेरी पिलियन राइडर हैं और मेरे साथ गाड़ी में अपना, और वो क्या, वो मुझसे ज्यादा गाड़ी चलाती है। मेरे पास अच्छा, एक बड़ी गुरखा अच्छा, गाड़ी है अच्छा, wonderful। और वो बिल्कुल मस्त होकर उसको चलाती हैं। शी लव्स ट्रैवल्स, अरे अपना म्यूजिक ऑन कर। और मेरे को हमेशा बढ़ावा दिया मेरी वाइफ ने, और मेरी बेटी को तो हमने सिखाई दिया, वो भी अब ट्रैवलर ही है। अच्छा। लेकिन जॉब में है तो कम छुट्टियां मिलती हैं। हाँ, सही लेकिन ये है कि जो भी छुट्टी मिलती हैं ये वो लोग ट्रैवल, उसका हस्बैंड भी ट्रैवल करता है। अच्छा। और अब हाँ, तो वो लोग गाड़ी और मोटरसाइकिल वाले नहीं है, वो लोग थोड़ा इंटरनेशनल ट्रैवल में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो अच्छा। हफ्ते 10 दिन के लिए बाहर निकल जाते बाहर हैं, बट दे निकल ट्रैवल, चाहे उनको 5 दिन की भी छुट्टी मिल जाती है। उनके सपोर्ट के बिना सर कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रैवल का मतलब जो मेरे लिए है वो एंजॉयमेंट है। किसी को दुखी करके मैं एंजॉय करूंगा, मुझे उसमें मजा नहीं सही आएगा। बात है, सही बात है। नहीं तो ये बहुत ही, आई मीन मैं तो यही कहूंगा आप बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि कई तो ऐसी महिलाएं होती ही बोले अरे क्या बार बार उठ के चल देते हो, सामान पैक करो, अनपैक करो, ये करो, वो करो। फिर जगह जगह खाने का भी एक इशू होता ही है, हर जगह आपकी पसंद का 100% आपसे मैं खाना ये तो एग्री मिलता, करता हूँ। पसंद नहीं मिलता। तो 100% एग्री करता हूँ। महिलाओं को तो I am कई lucky, कई I am कई lucky कई कि कई बातों पे आप लकी, क्या मतलब कई 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 गुना लकी है साहब। बहुत हाँ, नहीं ये मैं आई एग्री विद यू। ये एक समस्या है, मेरे मित्रों के साथ है। मैं कंपनी ढूंढता हूँ, लेकिन उनको एक ये वजह है जिसकी वजह से शायद वो शाय करते हैं ना ट्रैवल करने के लिए। और लकी तो हूँ सर, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर होते सी बच्चों के आज एग्जाम है, आज टेस्ट है, फलाना है, ठिकाना है, बहुत सारी बातें हैं जी। और देखिए, आफ्टर रिटायरमेंट मेरी वाइफ का 1 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएगा। बस हमारा सारा, भगवान करे बस सेहत वगैरह बनी रहे। तो हमने अपना जो करना है वो क्या बोलते हैं, ट्रैवल ही करना है। हमने अपना शेड्यूल बना रखा है अभी से ही। फिर तो आप और भी बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे जब वो रिटायर हो जाएंगी, तो फिर तो आप बिल्कुल ही इसमें एक्स्ट्रा स्वतंत्र हो जाऊंगा। स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर तो मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, एकदम उठे और चल दिए। जी। और वो भी बिल्कुल मेंटली फ्री हो जाएंगी, बिल्कुल उसकी स्कूल की बिल्कुल चिंता नहीं रहेगी उनको। चलिए, तो सफर की तैयारी में क्या घर से भी कोई खास मदद या इंस्पिरेशन मिलती है? वो आपने तो वैसे बता ही दिया। तो जब प्लानिंग करते हैं तो उसमें आप दोनों मिलके किस तरह से करते हैं प्लानिंग? कोई खास ऐसा कोई पॉइंट है? देखिए, प्लानिंग तो लगभग मैं ही करता हूँ। मेरे को अपनी वाइफ का इंटरेस्ट पता है, उनको वाटर फ्रंट ज्यादा अच्छा लगता है देन हिल्स। ओके। तो कोशिश यही करते हैं कि वाटर फ्रंट की तरफ ज्यादा जाएं, हिल्स में कम जाएं। लेकिन शी लाइक्स
और उनको हिल्स थोड़ी ग्रे जैसी लगती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उनको तो बट प्लानिंग जैसे अब हम नेपाल वगैरह भी बाइक पर हो आए हैं, गाड़ी से भी जाते हैं, और वो हिल्स बहुत अच्छी लगी हैं क्योंकि वहां लेक वगैरह हैं। हाँ हाँ, तो वो ड्राई टाइप, जैसे उनकी फेवरेट जगह पैंगोंग लेक है। अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो जो ट्रैवल में आइटिनरी वगैरह ये प्लानिंग सब मैं ही करता हूँ, लेकिन इसको फिर फुली डिस्कस भी करता हूँ उनसे कि हम ये जाएंगे, ये करेंगे सारी चीजें। और जैसे मैंने कहा कि मैं खुशनसीब हूँ, वो एग्री कर लेती हैं। अच्छी बात है। चलिए, तो इसी आपस के एक दूसरे की सहमति के नाम पे एक गाने के लिए रुक जाते हैं जो आपके जीवन में सामंजस्य बना के रखता है। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया बात है। जरूर। तो एक गाने सुन लेते हैं। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। देते ना आप साथ तो मर जाते हम सभी के, देते ना आप साथ तो मर जाते हम सभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, तो तुमको। हाँ दीपक जी, अब थोड़ा सा रुख बदलते हैं। आप हर्बल मेडिसिन के क्षेत्र में भी आपने 37 साल काम किया है। क्या कभी आपको लगा कि ये प्रोफेशन, आपका ट्रैवल पैशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? कोई इसमें आपस में कुछ कनेक्शन है आपका जो काम है? जी देखिए, ऐसा है ना कि मैंने क्लिनिक चलाने की भी कोशिश की थी। अच्छा। लेकिन वो मेरे को थोड़ा सा ऐसा घुटन महसूस होती थी कि मुझे रोज खोलनी है इतने बजे और इतने बजे बंद करनी है। अच्छा। तो कुछ ऐसा लगा कि ना गले में पट्टा होना चाहिए, ना पैर में बेड़ियां, काम ऐसा करो। वाह वाह। तो उसमें थोड़ा समझ में आया कि बिजनेस में थोड़ा सा लिवरेज होता है। तो मैं फिर अपनी जो मेरी दवाइयां थी उनका प्रोडक्शन में गया, और मैं अपने फादर के साथ भी थोड़ा बहुत इंटीरियर्स में, क्योंकि हमारी जो हर्बल मेडिसिन हैं वो हमने ट्राइबल से थोड़ा अपनी नॉलेज लेकर कुछ बनाई हुई हैं। अच्छा। तो हम बस्तर जैसी जगह और आपका क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश के इंटीरियर्स में बैतूल है, हाँ झाबुआ वगैरह, झाबुआ है, बैतूल है। तो इधर हम ट्रैवल करते थे, कई जगह तो ऐसा भी होना पड़ जाता था कि जूते उतार के हमको नदी क्रॉस करनी पड़ जाती थी। ओके। हाँ, तो वो एक इंटरेस्ट था, लेकिन मेरे पिताजी का देहांत हो गया, फिर मैं अकेला उसमें ज्यादा मतलब कि नहीं था, फिर वो खत्म हो गया। एंड समहाउ बट मैंने काफी 2-4 साल बहुत
इंटीरियर्स में, फॉरेस्ट में अपने फादर के साथ ट्रैवल किया है। हाँ। और वैसे भी अपने प्रोफेशन के लिए भी मैं मार्केटिंग के लिए और इसके लिए मैंने हमेशा ट्रैवल किया है, हमेशा ट्रैवल। हाँ, तब पता लगा ना, आपने आयुर्वेद रत्न का डिप्लोमा भी लिया है, पिताजी भी आपके मेडिकल फील्ड में थे, तो जी जी खैर जी ये आपका एक वो लेगेसी तो रही है। और ये जी ट्राइबल्स जी। वाली बात भी आपने बड़ी अच्छी बताई है। देखिए क्या है कि मैंने जो अपना बिजनेस किया, वो मतलब अगर एक सेंटेंस में कहना हो, मैंने इन नीड बिजनेस करता हूँ, नॉट इन ग्रीड। ओके। तो इसीलिए मुझे समय मिल जाता है। देखिए कुछ तो खोना पड़ता है किसी चीज को पाने के लिए। सही बात। तो बिजनेस में भाई कट ऑफ भी करना पड़ा, थोड़ा कर्टेल भी करना पड़ा। और क्योंकि अगर आप बड़ा काम, या बड़े काम तो सारे ही अच्छे होते हैं, कोई छोटा काम नहीं होता, लेकिन समय तो उतना ही है ना। आप चाहे इसमें लगा लीजिए चाहे उसमें लगा लीजिए, तो उसकी बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जितना नीड है उतना काम कर लेते हैं, बाकी सब तेल और डीजल और पेट्रोल में फूंक देते हैं सर। नहीं, मैं बिल्कुल, मेरे अभी दोस्त एक कोई ऐसी यही इंटरव्यू में आए थे रेडियो, वो भी ये कह रहे थे कि साहब सफल इंसान या खुशकिस्मत इंसान वो है जिसका अपने समय पे कंट्रोल है। अगर समय को फ्लेक्सिबल है और वो उसको कंट्रोल कर लेता है तो वो बहुत ही बड़ी बात है, और अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेता है, ना कि वो खुद समय के हिसाब से एडजस्ट हो। तो वो बहुत ही बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट यू हैव टू बी ब्लेस्ड फॉर दैट। मतलब कि हर एक को मैं ये बात कहूँ, हर एक का अपना समय होता है सर, हर एक की अपनी परिस्थितियां होती हैं, हर चीज होती है। हाँ, तो उसके अंदर जो नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ ही इज लैकिंग बिहाइंड, ऐसा नहीं है। पर थैंकफुली मतलब आई एम ब्लेस्ड टू एंड आई एम क्रॉस माय फिंगर्स दैट कि सब ऐसा ही ठीक है। नहीं, बहुत बढ़िया सर। आप प्रोफेशन और पैशन दोनों ही आपके मिल गए ना, और फैमिली बिल्कुल तीनों एक साथ जुड़ के काम चल रहा है आप। तो चलिए इसी कोऑर्डिनेशन और फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं, एक गाना सुन लेते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। हाँ, वेलकम बैक दीपक जी। तो ट्रैवलिंग के अलावा आपकी और कौन सी हॉबीज हैं जो आपको ग्राउंडेड रखती हैं, जिनमें आपको मजा आता है? कोई ट्रैवल बुक्स पढ़ते हैं, कोई ऑथर्स, कोई ऐसा कोई खास? रीडिंग मेरी बहुत शुरू से हैबिट नहीं रही है। एक अखबार पढ़ना भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। बट एनी हाउ आई एम एन एमेच्योर फोटोग्राफर।
अच्छा और अच्छा। हाँ, मैं फोटोग्राफी करता हूँ, और जंगल वाइल्ड लाइफ की मेरे पास काफी अच्छी एक एल्बम है। और क्या बोलते हैं, जैसे टाइगर सेंचुरीज, आई लव ट्रैवलिंग टू टाइगर सेंचुरीज। इधर नॉर्थ की लगभग मैंने सारी कर रखी हैं। एक असम की बची है और साउथ की एक 4 बची अच्छा, हैं, लेकिन अच्छा, लगभग नॉर्थ की मैंने सारी कर रखी हैं, नेपाल की सारी कर रखी हैं। और मैंने अच्छे मेरे इंटरेक्शंस रहे टाइगर फोटोग्राफी के अंदर। अभी तो बस मेरा एक चांस की बात थी, पीलीभीत के अंदर अभी 2 महीने पहले मैं किसी अपने ब्रिटिश ट्रैवलर के साथ था, और टाइगर ने, मैं उसके बच्चे की फोटोग्राफ पीछे खींच रहा था, अच्छा। और इतनी देर में आगे वाली जीप पर टाइगर ने अटैक कर दिया। ओह, अच्छा। यस 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 यस। और मैं जब तक घूमता उसको करता, तब तक वो सेकंड्स में वापस चला गया अच्छा। उसमें। अगर मेरा मुंह इधर होता तो वो शायद एक बहुत अच्छी वीडियो और अच्छा वीडियो बन जाती। फोटोग्राफ बनती। वो 2 कप्स के साथ थी, और कप पीछे की तरफ था, एक वो ही दिख रहा था। और अभी इसमें कतरनिया घाट में भी मेरा अच्छा, हम करीब एक जगह बैठकर 40 मिनट बैठे रहे, और जो गाइड था वो बड़ा सुपर था। उसने कहा देखिए ये अभी टाइग्रेस यहाँ से स्विम कर कर गई है और वापस आएगी, आप चांस लेना। और वो स्विम कर कर आई, इतना अच्छा दृश्य था वो। उसने हमको देखा, उसने हमको देखा, और वो फिर बाहर आई, फिर देखा। मेरा सारा वीडियो बना हुआ है, बहुत प्यारा। अच्छा। और फिर वो हमारे आगे आगे चली। तो ये एक थ्रिल मिलती है। मैं इतना बार, मैं करीब नहीं तो 30-40 बार जंगल हो आया हूँ, लेकिन हर बार जाता हूँ मेरे को वही नया पैशन। और मेरी फोटोग्राफ्स का बस ये है कि आई वांट टू टेक गुड फोटोग्राफ्स। आई एम श्योर ये आपके पास तो खजाना होगा फोटोग्राफ्स का, क्योंकि अच्छा, इतनी ट्रेवल करते हैं आप। बीचेस के भी होंगे, पहाड़ के भी होंगे, ये इस वाइल्ड समय लाइफ आलोक जी, सेंचुरीज के भी खजाना होगा आपका। जी जी, 3 टीबी डेटा है मेरे पास। ओके ओके, ऑब्वियसली होगा होगा। और वो तो कभी आप देखते होंगे बैठ के, तो बड़ा मजा आता है। हाँ, मेरे को एडिटिंग का भी शौक है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। हाँ, मैं खुद ही एडिट करता हूँ, खुद ही बनाता हूँ। और जी जी, चलिए, तो मैं तो वैसे अभी ऑफ द कफ बोल रहा हूँ, आपको इंटरव्यू के बाद में कहूँगा, लेकिन जब हम इसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो आप ये कुछ मेरे को काफ़ी चीज़ें भेजिएगा, तो मैं उसको यूट्यूब पे डालूंगा। जरूर I'll share, है ना। तो चलिए, इसी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के नाम पे हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं, और करीब करीब हम आखिरी पायदान पर आ गए। मैं बस एक सवाल और पूछूंगा आपसे उसके बाद में। जी जी जी। पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के
पसारे। सारी धरती अपनी होती, अपने होते सारे नजारे। खुली फिजाओं में उड़ते, खुली फिजाओं में उड़ते, अपने दिलों में हम सारा प्यार समूखे। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए है। सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। जो मैं होती नदियाँ और तुम पवन के झोंके, तो क्या होता। ओ जो मैं होती नदियाँ और तुम पवन के झोंके, तो क्या होता। पवन के झोंके नदी के तन को जब छूते हैं, पवन के झोंके नदी के तन को जब छूते हैं, लहरें ही लहरें बनती हैं। हम दोनों जो मिलते तो कुछ ऐसा होता। सब कहते ये लहर लहर जहाँ भी जाए, इनको ना कोई टोके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए है। सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। हाँ तो दीपक जी, अब तो बस ये बताइए आप के आने वाले वक्त में कोई सपना, कोई डेस्टिनेशन जो आपकी बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर है, वो क्या है? वो आप कुछ बताइए हमें उसके बारे में। देखिए, ऐसा है सर कि इसमें मेरी कोई बकेट लिस्ट तो है नहीं। अच्छा। और जो मैं सोचता हूँ अगर जिसकी बकेट लिस्ट होती है वो लिमिटेड है, क्योंकि वो अपने बकेट लिस्ट के बारे में ही सोच रहा है। मेरे लिए तो
मतलब कि जो दिख जाए, जो हो जाए, वो मेरे लिए अच्छी बात है। मैं अपने आप को कन्फाइंड नहीं करना चाहता कि मुझे ये करना है। ओके। क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, स्पिरिचुअल, जहां कहीं लिखा है तो मैं जाऊंगा जरूर। ओके। पक्की बात है सर। वो बकेट लिस्ट से मेरा उद्धार नहीं होने वाला सर। वो जो जहाँ बुलावट आएगी, वहां जाऊंगा सर। आपके लिए आवाज आएगी, आप वहां जाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल जाएंगे सर, 100%। इंडिया में कोई ऐसी चीज बची है जो आपको मन कर रहा है कि यार यहाँ मैं नहीं गया हूँ, ऐसी तो कोई चीज तो होगी, कोई जगह। अभी सर मैं कई बार 3 साल से प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा नॉर्थ ईस्ट नहीं हुआ है। मैं भूटान तक गया हूँ, मैं मेघालय तक गया हूँ, मैं असम से आगे नहीं जा पाया हूँ। और मेरे 2-3 बार प्रोग्राम बने और अभी तक वहां का बुलावा नहीं आया है। अभी मेरे को 5 तारीख को जाना था, 5 तारीख को जाना था, लेकिन जो मेरे साथ इंग्लिश राइडर आ रहा था, उसकी मदर की तबीयत खराब होगी तो वो कैंसिल हो गया। अब मैं कंपनी ढूंढ रहा हूँ कि मैं कमिंग क्या बोलते हैं, मार्च में अगर मेरे को कोई कंपेनियन मिलता है, तो राइडर मिलता है, तो मैं राइड के लिए शायद 6-7 तारीख मार्च को निकलूं। हाँ, तो मेरा जो अभी एक डिससेटिस्फेक्शन है कि मैं नॉर्थ ईस्ट नहीं कर पाया। नहीं, वो अरुणाचल प्रदेश वगैरह कहते हैं बहुत खूबसूरत है, मैंने भी नहीं देखा है। जी, मणिपुर वगैरह, ये इम्फाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कहते हैं। तो ये कभी मेरा बकेट लिस्ट नहीं है, लेकिन वो मेरे को करना है। बिल्कुल सही। तो अगर एक बार पूरे सफर को, अगर आप अपनी जिंदगी के सफर को 3 शब्दों में बांधना हो, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे 2-3 शब्दों में? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर ऐसा है कि मैं कह सकता हूँ, घूमा हूँ, घूम रहा हूँ और घूमूंगा। हाय 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 हाय, मजा आ गया। आपने तो घुमा दिया। मैं घूमा हूँ, घूम रहा हूँ और घूमूंगा। वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। हम भी घूम गए इसमें तो, बिल्कुल। हमें भी घुमा दिया आपने। हाँ बस सर, चलिए, बहुत यही है, यही है लाइफ, यही है लाइफ। चलिए, तो श्रोताओं, तो दीपक जी, क्या बात है, आपकी यात्राओं की कहानियां सुनकर सच में लगता है कि सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि हर मोड़ पर खुद को नए सिरे से जानने का नाम है। क्योंकि आपकी लगन, आपकी तैयारी और आपका जुनून हर श्रोता को ये सिखाता है कि अगर दिल में चाह हो तो कोई दर्रा, कोई दूरी हमें रोक नहीं सकती। दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार अपना समय देने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें हमारे साथ करने के लिए। थैंक यू सो मच आलोक जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और सबसे यही, श्रोताओं से यही कहूंगा कि ट्रैवल फ्री, ट्रैवल एंड एंजॉय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड से हम यही सीख लेते हैं कि जिंदगी में सफर जरूरी है, क्योंकि हर सफर हमें थोड़ा और इंसान बनाता है। मैं हूं आलोक कुमार, फिर मिलेंगे किसी और दिलचस्प शख्सियत के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक मुस्कुराते रहिए और सफर जारी रखिए। नमस्ते। जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा। छोटी सी हमारी कायनात बन गई।